अब मैं आपको कांग्रेस पार्टी के कुछ ट्वीट्स पढ़कर बताता हूं। कांग्रेस ने आज इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया है। एक ट्वीट उन्होंने अब से 1 घंटा पहले किया है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कांग्रेस का। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। वक्त आ गया है कि सरकार ढुलमुल रवैया छोड़कर सख्त लहजे में चीन को समझाए कि उसकी यह हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक कांग्रेस का ट्वीट यह है। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया है अब से 57 मिनट पहले। अगर ये गलती ना की होती, चीन का नाम लेने से डरे ना होते, तो आज चीन की हैसियत नहीं थी कि हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखे। हमारी जमीन पर कब्जा करना, हमारी जमीन पर आकर हमारे सैनिकों से झड़प करना तो दूर की बात है। अब भी वक्त है, डरो मत। यानी एक तरीके से आप देखेंगे तो कांग्रेस की भाषा में आपको एक तो व्यंग दिखाई देगा। कांग्रेस व्यंग कर रही है, एक तरीके से हमारे सेना का, हमारे सैनिकों का मजाक उड़ा रही है। हमारे सैनिकों ने बहुत बहादुरी के साथ चीन के सैनिकों को हर बार रोका है, अपनी जान गंवाकर, शहादत देकर भी रोका है और ऐसे भी रोका है। और तो भी जब हमारे सैनिक इतनी बहादुरी के साथ चीन के सैनिकों के साथ भिड़ते हैं, तो हमारे अपने ही देश में, देश की राजधानी में बैठकर विपक्षी दल लिखते हैं कि कब्जा हो गया, चीन ने हमारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है, ये कहा जाता है, जिससे हमारी सेना का मनोबल और टूटता है। दूसरा, ये तो व्यंग हुआ। दूसरी बात कांग्रेस इसमें जो बताने की कोशिश कर रही है वो ये कि वो उकसाने की कोशिश कर रही है सरकार को और सेना को, कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करती है उकसाने के लिए, और वो ये चाहती है कि हम चीन के साथ युद्ध में बिना तैयारी के या किसी भी तरीके से हम चले जाएं, और फिर कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी दलों को एक और मौका इसमें मिल जाए। अब बड़ी बात देखिए, भारत और चीन के बीच में क्या है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ना तो चुनाव लड़ना है, ना ही उनके देश में उनसे कोई सवाल पूछ सकता है, ना ही उनके देश में कोई विपक्षी दल है जो उनसे सवाल पूछे, और ना ही उनके देश में मीडिया है जो उनसे मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए, न्यूज चैनल के जरिए कोई भी सवाल पूछ सके। इसलिए उन्हें किसी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है, ना ही चुनाव लड़ना है। भारत में मीडिया भी है, मीडिया के सवालों का जवाब देना है, विपक्षी दल के सवालों का जवाब देना है, और भारत में चुनाव भी लड़ने हैं, चुनाव भी जीतना है। और आपने देखा होगा अभी 2 राज्यों के चुनाव भी खत्म हुए हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के, और खत्म होते ही ये बात आ गई। अब भारत की सरकार के बारे में आप सोचिए, भारत की सेना के बारे में सोचिए। अब भारत की सेना को और रक्षा मंत्रालय को सबसे पहले तो पार्लियामेंट में, अपनी ही पार्लियामेंट में इसे लेकर सफाई देनी पड़ेगी। विपक्षी दल कहेंगे कि नहीं, कब्जा हो गया, आप हार गए, आपके सैनिक पीछे हट गए। इसका जवाब उन्हें अपने देश की संसद में देना पड़ेगा। कल ही आप सुबह देखिएगा अखबारों में भी तमाम तरह की बातें छपनी शुरू हो जाएंगी जो अपने ही देश की सरकार को और अपने ही देश के सैनिकों को कमजोर करके दिखाने की कोशिश होती है। और फिर हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्यंग करने लगेंगे, कुछ अभिनेत्रियां, अभिनेता आ जाएंगे, कुछ एनजीओ वाले लोग आ जाएंगे, कुछ और नेता आ जाएंगे जो अब लगातार ट्वीट करके अपनी ही सेना का मजाक उड़ाएंगे और अपनी ही सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये भारत है, ये भारत का लोकतंत्र है आपके लिए। कहने को तो हमारे लोकतंत्र में सब कुछ है और सब अच्छा चल रहा है, मीडिया भी चल रहा है, विपक्ष भी है, एनजीओज भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, संसद भी है, अदालतें भी हैं। लेकिन जरा उन सैनिकों के बारे में आज सोचिए जो सैनिक इस समय LAC पर तैनात हैं और इस तनाव में जी रहे हैं कि किसी भी दिन और किसी भी रात कुछ भी हो सकता है, जिनके ठीक सामने PLA के सैनिक खड़े रहते हैं दिन रात, और किसी दिन कुछ भी हो सकता है, किसी दिन कोई भी चिंगारी आग का रूप ले सकती है। और जब हमारे सैनिकों को ये सारी खबरें पता चलती होंगी तो उन पर क्या बीतती होगी, ये भी आज देश को सोचना चाहिए। चीन अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है, 90,000 वर्ग किलोमीटर, और ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है और उसने इसे एक अलग नाम भी देके रखा है, और चीन के मुताबिक इसका नाम है जांगनान। यानी चीन अरुणाचल प्रदेश के नाम को स्वीकार नहीं करता, अपने नाम से पुकारता है। चीन यह भी कहता है कि प्राचीन समय में अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा था, और क्योंकि तिब्बत का क्षेत्र आज उसका है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश पर भी वो अपना दावा करता है और कहता है अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के इस दावे के पीछे एक बड़ी वजह है, और वो है जवाहरलाल नेहरू की सरकार। अब आप कहेंगे बार बार नेहरू का नाम लिया जाता है, लेकिन ये इतिहास का हिस्सा है।
जवाहरलाल नेहरू ने जो गलती जम्मू कश्मीर पर की थी, वैसी ही गलती उन्होंने तिब्बत क्षेत्र को लेकर भी की थी। असल में वर्ष 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया, तो इसके एक साल के बाद ही चीन ने तिब्बत क्षेत्र पर हमले शुरू कर दिए थे और इस पर नियंत्रण की लड़ाई छेड़ दी थी। भारत की सरकार उस समय ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन इसके बावजूद नेहरू चीन से अपने रिश्ते मजबूत बनाना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने अप्रैल 1950 में चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता भी दे दी और उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए। इसके अलावा 1954 में जब चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया, तब भी जवाहरलाल नेहरू ने चीन के इस अवैध कब्जे को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया, इसका विरोध नहीं किया और इसे अपनी मान्यता चुपचाप दे दी, जबकि तब इसका विरोध करना चाहिए था, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई की नीति पर काम कर रहे थे। ये उनका मनपसंद नारा था, हिंदी चीनी भाई भाई, और वो चाहते थे कि चीन और भारत के लोग भाई भाई की तरह रहें, जबकि चीन ने हर बार धोखा किया और चीन के दिमाग में उस समय कुछ और चल रहा था। चीन ने पहले तिब्बत पर कब्जा किया और फिर उसने अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा करना शुरू कर दिया और चीन यही कहता है कि जब नेहरू ने तिब्बत पर उसकी संप्रभुता को स्वीकार किया, तो भारत किस आधार पर अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका बता सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भी तिब्बत का ही हिस्सा है चीन के मुताबिक। तो चीन ये कहता है कि हम तिब्बत लेंगे और पूरा तिब्बत लेंगे, और तिब्बत का एक हिस्सा आज भी भारत के पास अटका हुआ है, जिसे चीन किसी भी तरीके से लेना चाहता है, और उस हिस्से अटके हुए हिस्से का नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो दोनों देशों के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर हमेशा से ही ये विवाद बना रहा है और आज भी अरुणाचल प्रदेश दोनों देशों के बीच कड़वाहट का एक बहुत बड़ा एक कारण आप उसे मान सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको एक अंदाजा लगेगा। जब मैं 2016 में वहां पर गया था, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह का दुर्गम इलाका है, जो भारत और चीन के बीच LAC के बहुत पास ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, जिसमें मैं था, और उस समय मैंने इस मौके का फायदा उठाया और कुछ तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश में तवांग के इलाके से मैंने ये ली थी। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये दूसरी जो तस्वीर है ये भी तवांग के पास की तस्वीर है, जो भारत और चीन की LAC के बहुत ही करीब से, निकट से ली गई ये तस्वीर है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत पर चीन के नियंत्रण को स्वीकार कर लिया था, लेकिन चीन ने इस विषय पर भारत के पक्ष का कभी सम्मान नहीं किया। जबकि सच यह है कि जिस समय चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था, तब तिब्बत भारत के ज्यादा करीब था। वर्ष 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई थी और इन इलाकों पर न तो मुगलों का नियंत्रण रहा और न ही कभी अंग्रेजों का नियंत्रण रहा था, और भारत और तिब्बत के लोग भी किसी स्पष्ट सीमा रेखा को लेकर कभी भी निश्चित नहीं थे। हालांकि जब अरुणाचल प्रदेश के इसी तवांग में बौद्ध मंदिर मिला, तो सीमा रेखा का आकलन शुरू हुआ और फिर वर्ष 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई और सीमा रेखा का निर्धारण तब शुरू हुआ था। तो एक बड़ी बात है। आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से एक बात बता देते हैं कि इस समय की ताजा जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि तवांग के पास भारत और चीन की LAC पर मौजूद एक ऐसे पॉइंट पर भारत और चीन की सेना के बीच में एक हिंसक भिड़ंत हुई है, एक संघर्ष हुआ है, जिसमें दोनों देशों के सैनिकों ने आपस में धक्का मुक्की की तवांग के पास, और कोई कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन भारत के 6 से 8 जवानों को इसमें चोटें आई हैं और यह कहा जा रहा है कि चीन की तरफ से इससे कहीं ज्यादा जवानों को इसमें चोटें लगी हैं। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर चीन और भारत के जो संबंध हैं और ज्यादा आने वाले दिनों में खराब हो सकते हैं। एक और बड़ी बात यह है कि सर्दियों का ये मौसम है,
चीन जो काम लद्दाख में अभी तक कर रहा था, अब वही काम उसने इस सेक्टर में भी करना शुरू कर दिया है। और इस पॉइंट के अलावा कई जगहें ऐसी और हैं LAC पर, जहां पर चीन सर्दियों के मौसम में ना तो इस बार पीछे हट रहा है और ना ही उसने अपनी तैनाती कम की है। इसका अर्थ यह निकलता है कि चीन सर्दियों के मौसम के दौरान अपनी तैनाती बरकरार रखेगा और चीन किसी लंबी रणनीति पर काम कर रहा है, जिसके तहत वो सर्दियों में भी अपनी पूरी सेना अपने पूरे बल के साथ LAC के पास अपनी तैनाती को जारी रखेगा। ना तो तैनाती कम कर रहा है और ना ही पीछे हटने का नाम चीन ले रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और दोनों देशों के बीच संबंधों पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। पार्लियामेंट सेशन में है, कल पार्लियामेंट में ये मुद्दा जरूर उठेगा और अब आप देखिएगा आने वाले दिनों में हमारे ही देश में एक ऐसा गुट है जो अब चीन के मुद्दे पर भारत के खिलाफ अपना दुष्प्रचार शुरू कर देगा।